ओके, तो पिछले क्लास में सर्किट एलिमेंट्स स्टार्ट हो गया था। सर्किट एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लोग रजिस्टर में थे, ठीक है। तो टॉपिक दे दीजिए सर्किट एलिमेंट और सबसे पहले आ जाइए रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस क्या है ये सबको पता है, अभी तक 10th लेवल में और 12th लेवल में आप सबने पढ़ा होगा व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? बोर्ड दिख रहा है क्लियर? बोर्ड दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तो इस तरह इंप्लाइज का साइन देके पॉइंट्स लिखते जाइए और एग्जाम में भी इस तरह इंप्लाइज का साइन देके पॉइंट्स लिखिएगा। जितना आपका आंसर पॉइंट वाइज रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा हमेशा। तो पॉइंट्स के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में ही हमेशा लिखना है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस is the property of a material. Electrical resistance is the property of a material by virtue of which लिख लीजिए, electrical resistance is the property of a material by virtue of which virtue, virtue मतलब प्रभाव, by virtue of which it opposes the flow of electrons through the material। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स चीज है, ये सब आप लोग सबको पता है। 10th लेवल 12th लेवल पे ही रेजिस्टेंस के बारे में जरूर पता रहता है, लेकिन आपके सिलेबस में है इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल by virtue of which it opposes the flow of electrons through the material। ठीक है, यानी डेफिनेटली रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, और ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके प्रभाव से वो मटेरियल अपने से होके गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है। ये सब बहुत बेसिक्स है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग भी लगेगा क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन होता है कहीं भी कोई भी शुरुआत होती है तो पहले एबीसीडी से ही हम लोग शुरुआत करते हैं और उसके बाद ही हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और सो दैट उसके बाद पूरा का पूरा हम लोग इस पोजीशन में रहते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट नोवेल लिख सके हम लोग, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके प्रभाव से वो मटेरियल अपने से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपके रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक है। और जाहिर है सबको पता है यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, तो यूनिट होता है ओम। और ये कैसे बना? तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक रिनाउंड साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज सिमॉन ओम, उनके नाम पे ओम बना इसका यूनिट, सर जॉर्ज सिमॉन ओम। सर जॉर्ज, हाँ बोलो सिमरन सोनी या आरती, क्या बोल रही हो? बोलो। ठीक है, ओके। तो सर जॉर्ज सिमॉन ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग ओम लिखते हैं, ठीक है। और सिंबल ओमेगा का सिंबल हम लोग देते हैं, ठीक है। ये जितना भी ओमेगा और एप्सिलॉन फाई ये सारी चीजें आती है, ये कहां से आई हैं? जो साइंस और इंजीनियरिंग में हम लोग जो सिंबल्स यूज करते हैं, थीटा, फाई, एप्सिलॉन, ठीक है, ये सारी चीजें कहां से आई हैं? हाँ, एनीवन टेल, आवाज नहीं आ रही है आपकी? ये सारी चीजें कहां से आए? आवाज कट रहा है। तो जिस तरह आपका इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना, जिस तरह आपके इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, एबीसीडी हम लोग पढ़ते हैं ए से लेके जेड तक, उसी तरह ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है, ग्रीस कंट्री है और ग्रीस से जुड़े हुए चीजों को हम लोग ग्रीक कहते हैं। तो ग्रीक अल्फाबेट में 24 लेटर्स होते हैं, जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है उस तरह ग्रीक अल्फाबेट में 24 लेटर्स होते हैं, और उन्हीं लेटर को साइंस और इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं बहुत सारे सिंबल्स में यूज किया गया।
ये कौन कौन सा है? तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन जेटा ईटा थीटा योटा कापा लैम्डा म्यू न्यू शाई ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ फाई शाई शाई ओमेगा। ठीक है, तो ये 24 लेटर्स हैं। इन सारे लेटर्स को हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं। तो उसमें से जो ओमेगा का सिंबल है ये हम लोग ओम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, the unit of resistance is ohm, कॉमा देके लिखिए, and is denoted by the symbol omega, and is denoted by the symbol omega। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये सबको पता है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आगे लिख लीजिए। अब रेजिस्टेंस को थोड़ा और डिटेल से समझ लीजिए, तो आगे लिख लीजिए, the resistance offered by a material, the resistance offered by a material when, हाँ बोलो। Definition of resistivity that you are speaking right now. I am not explaining the definition of resistivity. I am explaining the definition of resistance only. Resistivity is a different thing. Okay, sir. Resistivity is a different thing, वो बाद में हम लोग आएंगे। This is your resistance and this is your resistivity, and these two are related by this equation। ठीक है, Yes, sir. ये जो रो का सिंबल है ना, ये भी ग्रीक अल्फाबेट से आया है, रो। ये रो जो है ना, दिस इज रेजिस्टिविटी, और आर जो है रेजिस्टेंस है। इन दोनों को रिलेट करते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी पे तो हम लोग आए ही नहीं है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एनीमोर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके Yes, sir. ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम लोग आ रहे हैं, लिख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए मटेरियल व्हेन ए करंट ऑफ I एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए मटेरियल व्हेन ए करंट ऑफ I एम्पियर। ठीक है, कैपिटल I लिखिएगा, I को इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। व्हेन ए करंट ऑफ I एम्पियर, ओके चलो रिपीट कर देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए मटेरियल व्हेन ए करंट ऑफ I एम्पियर flows through it with V volt potential difference, with V, कैपिटल V लिखिएगा, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इस तरह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, I को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, with V volt potential difference applied across the material, applied Repeat once. किसके बाद? Sir, can you repeat once? Okay, the resistance offered by a material when a current of I ampere, when a current of I ampere, इसकी बात हो रही है, कैपिटल I, when a current of I ampere flows through it with V volt potential difference, with V volt potential difference applied across the material, कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए, is obtained as, ठीक है। और कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो क्या कहा जा रहा है आपको कि कोई भी एक मटेरियल है, सपोज दैट आपके कंडक्टर की ओर को ही हम लोग थोड़ा सा उसका इनलार्ज व्यू देखेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का? अगर आपके पास ओम मीटर नहीं है, ठीक है, आगे चल के मेजरमेंट में आपको पढ़ाया जाएगा कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कौन कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ओम मीटर यूज करते हैं। लेकिन सपोज दैट आपके पास ओम मीटर नहीं है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में डाल देना होगा। आपको एक नोन पोटेंशियल डिफरेंस यानी नोन बैटरी सोर्स यहाँ पे लगा देना होगा। ठीक है, सपोज दैट आपने जो कॉमन एग्जांपल है 1.5 वोल्ट की बैटरी को आपने लगा दिया। अब बस आपको एक एम्प मीटर चाहिए
अगर सपोज दैट आपके पास एम मीटर अवेलेबल है, आपके पास ओम मीटर नहीं है रेजिस्टेंस डायरेक्ट मेजर करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट एम मीटर है, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। बस क्या करेंगे, सीरीज में एम मीटर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, और एम मीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। तो डेफिनेटली ये 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, तो इसमें करंट फ्लो होगा I, जो आपको पता नहीं है, लेकिन एम मीटर की रीडिंग से आपको पता चल जाएगा कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वोल्टेज पता है कि आपने कितना वोल्ट अप्लाई किया और एम मीटर की रीडिंग ने आपको करंट बता दिया, तो डेफिनेटली इससे हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इस मैथमेटिकल रिलेशन से सिंपल वे में हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं ओम्स लॉ का इक्वेशन है। ठीक है, सर जॉर्ज सिमोन ओम ने एक फार्मूला प्रपोज किया था, मैथमेटिकल फार्मूला, और एक फेनोमेनन को बताया था उन्होंने, जिसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह सिंपली हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकली। अगर आपके सर्किट में दो नोन क्वांटिटीज हैं, अगर आपने जितना वोल्टेज अप्लाई किया है वो आपको पता है, और आपको सर्किट करंट आपको पता चल जाए एम मीटर के हेल्प से, तो आपके पास ओम मीटर नहीं भी हो तो हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, अगले पॉइंट में आ जाइए, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए। इसमें लिखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through any conductor। अच्छा, वीडियोस आना शुरू हो गया है VCS पे, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क के आपके क्लासेस ले रहे हैं ना, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, इन सब के वीडियोस अब अपलोड होने शुरू हो गए हैं। पहले थोड़ा टाइम हमको नहीं मिल रहा था। दूसरा प्रायोरिटी होता है हमेशा आपके सीनियर्स का वीडियो अपलोड करना, तो पहले मैंने AC मशीन्स का वीडियो अपलोड करना शुरू किया। अब ECNs के वीडियोस आने लगेंगे, YouTube पे भी ECN के वीडियो आने लगेंगे, जो भी लाइव क्लासेस हो रहा है उसका। ठीक है, और देखिए ये अभी जो था ना, अब तक यानी आज के पहले तक जितने भी क्लासेस हुए वो सिंपली बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे, जो आप सबको पता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको पहले से पता होगा, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका वो बेसिक्स पोर्शन क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने 12th नहीं कर रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th करके नहीं आते हैं, उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक नहीं बना हुआ रहता है। तो हमें क्या होता है, हमें सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। यानी जो स्टूडेंट पहले से जानते हैं चलो वो तो ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का बेस स्ट्रांग नहीं है, तो बेस तो जरूर बताना पड़ता है कि आखिर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर चीजें कैसे होती हैं। तो इसके पहले का जितना भी क्लास था वो बेसिक इलेक्ट्रिकल था। अब जो है आपका प्रॉपर ECN सिलेबस शुरू हो चुका है, इसमें एक भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं के बेसिस पे आपका बेस बनेगा। तो आगे चल के जितने भी आपके अच्छे और इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो हम ही पढ़ाएंगे, जैसे DC मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स, AC मशीन्स, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पेपर हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आपका कंट्रोल सिस्टम, जितने भी अच्छे पेपर हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितने भी अच्छे पेपर हैं वो हम ही पढ़ाएंगे। बेस आप यहीं से बनाते चलिए, और आगे जिनका थोड़ा सा बेस है वो चाहो तो अपने सीनियर्स के लेक्चर भी देख सकते हो, YouTube पे अवेलेबल है, उनको भी देख के, मेरे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है YouTube पे या VCS के, उनको भी देख के नॉलेज गेन कीजिए अगर कुछ समझ में आता है तो। अदरवाइज हम लोग यहाँ से इंप्रूव कर ही रहे हैं, ग्रेजुअली हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि अब एक भी क्लासेस मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, कहीं गलती से कुछ क्लासेस मिस भी हो जाए तो वीडियोस जरूर देखिए और उनको कवर अप कीजिए। ठीक है, आगे लिख लीजिए इस पॉइंट में, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए हीट इज जनरेटेड ड्यू टू कोलाइजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स। ड्यू टू कोलाइजन, COLLISION, बहुत लोग कोलिजन इसको बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कोलाइजन है। ड्यू टू कोलाइजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स, ड्यू टू कोलाइजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताएंगे ये सब चीजें हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किन्हें कहते हैं अभी बताएंगे। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर
एक कॉमा दे देना है, कॉमा के बाद लिखना है हीट इज जनरेटेड ड्यू टू कोलाइजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोलाइजन्स कर देना, एक से ज्यादा कोलाइजन होते हैं, कोलाइजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स। ठीक है, अब मतलब समझ लो, रेजिस्टेंस को अब तक सब लोगों ने सुना होगा। ये साक्षी बोलो, व्हाट आर यू सेइंग? कोलाइजन क्या होता है? क्या? माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोलो, तब तो सुनाई देगा। माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोलो, बोलो। कोलाइजन क्या होता है? बताएंगे, अभी तो उसी पे आ रहा है ना। कोलाइजन टकराव होता है, जैसे दो बॉल्स है ना, दो बॉल्स, दोनों को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से हमने भेज दिया एक दूसरे की तरफ। सपोज बॉल ए एंड बॉल बी, बॉल ए इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी va, बॉल बी इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी vb, तो ये दोनों जाके जो टकरा जाएगा इसको हम लोग कोलाइजन बोलते हैं। ठीक है, ये टकराया दोनों जाके, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपकी वेलोसिटी va इस ओर है और वेलोसिटी vb इस ओर है, तो जाहिर है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों जाके टकरा जाएगा। इस टकराने के प्रोसेस को हम लोग कोलाइजन कहते हैं, और फिजिक्स में डिटेल से इनको पढ़ाया जाता है। इन कोलाइजन्स को हम लोग टेक्निकली कैटेगराइज करते हैं अलग अलग टाइप्स में, परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, पार्शियली इलास्टिक कोलाइजन एंड इनइलास्टिक कोलाइजन्स। ठीक है, तो तीन तरह के कोलाइजन्स में हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं। जिन लोगों ने 12th किया होगा उन लोगों ने पढ़ा होगा कि कोलाइजन होता क्या है। ठीक है, चलो आएंगे इस पे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आप सबने रेजिस्टेंस जरूर समझा होगा अब तक। इससे पहले 10th लेवल 12th लेवल पर भी रेजिस्टर के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में सबने जाना होगा। इतना तो सबको पता होगा कि रेजिस्टेंस है क्या, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि रेजिस्टेंस एक्शन में कैसे आता है? किसी मटेरियल के अंदर क्या हो जाता है कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है? किसी मटेरियल के अंदर कौन सा फेनोमेनन होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है? ऐसी क्या चीजें हैं जिसने इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना शुरू कर दिया? कभी किसी ने सोचा है? रेजिस्टेंस का डेफिनेशन सब लोगों ने जाना होगा। रेजिस्टेंस है क्या, ये ऑलमोस्ट सब लोग समझते होंगे इसके पहले, लेकिन क्या कभी ने किसी ने कोशिश की है कि रेजिस्टेंस एक्शन में आता है तो कैसे आता है? कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट अपोज होने लगता है? आपके मटेरियल के अंदर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट अपोज होने लगता है? हाँ, क्या बोलो सोनी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कम टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस होगा ही कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू का। जैसे सपोज दैट T1 डिग्री पे रेजिस्टेंस है R1, T2 डिग्री पे रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, और यहां हमें पता है कि अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, तो डेफिनेटली R2 इज ग्रेटर देन R1। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। आई एम आस्किंग अबाउट दैट। हाँ बोलो तन्नू। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन को टकराने से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के टकराने से, ये से तो डेफिनेशन में लिखा ही दी है। किससे टकराने से? ठीक है, अब इन ब्रॉड व्यू को हम लोग देख लेते हैं, इसी चीज को हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। बहुत लोगों को पता है, ठीक है, और बहुत लोगों को नहीं भी पता है। सबसे पहले देख लीजिए कंडक्टर्स को। सपोज दैट कॉपर स्लैब हम लोग लेके चलते हैं। कॉपर क्या है? तो डेफिनेटली एक कंडक्टर है। तो कॉपर का एक स्लैब हम लोग ले लेते हैं, क्यूबिकल स्लैब। ठीक है, इस कॉपर के स्लैब को हमने ले लिया। अब जाहिर है कॉपर का ये जो इतना बड़ा स्लैब है ना, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो आपको पता है कि इस स्लैब का 1 मोल ही अगर हम लोग लेते हैं, 1 मोल ही अगर लेते हैं हम लोग, तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? एक मोल अगर हम लोग लेते हैं इसका, तो 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी जाहिर है इतने बड़े स्लैब्स में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? और मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स किससे बना है? एटम से, यानी मिलियंस ऑफ कॉपर एटम्स इसके अंदर हैं। ठीक है, अब होता क्या है
कि आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि मैटर को हम लोग 3 स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं। मैटर को कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में भी आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लैटिस स्ट्रक्चर वाले क्यूब को डिफाइन करते हैं और एमॉर्फस क्यूब हम लोग सॉलिड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी लैटिस स्ट्रक्चर वाले सॉलिड को डिफाइन करते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग डिफाइन करते हैं। लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्पेस में एक पर्टिकुलर पैटर्न पे अरेंजमेंट है जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्यूबिक लैटिस, इस तरह बहुत सारा फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो कॉपर भी क्यूबिक लैटिस का एक टाइप है। तो यानी होता क्या है कि जब इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे ना कॉपर स्लैब को, तो लैटिस स्ट्रक्चर में कॉपर के एटम्स फिक्स होंगे, ठीक है। क्यूबिक लैटिस के फॉर्मेशन में यानी स्पेस में एक डेफिनेट पैटर्न पे, एक डेफिनेट प्लेस पे इन एटम्स का आपस में अलाइनमेंट होगा और एटम्स इस तरह से एक फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर, एक अरेंज्ड पैटर्न स्पेस में बना के एक दूसरे से कनेक्टेड होके आपके पूरे कॉपर स्लैब को बनाएंगे। अब होता क्या है कि मैटर को हम लोग और भी कई तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैटर को और भी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो एक बेसिस है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकें, वो बेसिस है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से मैटर का क्या परफॉर्मेंस है, मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिहाज से भी हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। और उस बेसिस पे यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो वहां 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर की ये पहचान होती है, अब आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा, अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स आपको बताया गया होगा, ठीक है। बहुत सारा एटॉमिक मॉडल केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, जिसमें से आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन प्लम मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये सब बहुत सारे मॉडल को आपको बताया गया होगा। शुरुआत होती है बोर्स मॉडल से, ठीक है। बोर्स मॉडल में क्या बताया गया आपको कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। बोर्स मॉडल में आपको बताया गया कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस होंगे और एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा जिसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। पॉजिटिव जो चार्ज वाला है वो प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, और अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली जितना प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहाँ 2 प्रोटॉन है तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अलग अलग ऑर्बिट्स में होगा। अलग अलग अरेंजमेंट जो हम लोग करते हैं इस तरह 2 8 8 1 करके जो अरेंजमेंट हम लोग अलग अलग करते हैं, अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग अरेंजमेंट का डेफिनेशंस है, फार्मूलाज हैं, लॉज हैं, जैसे आपका वुड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एफ बाउस प्रिंसिपल, ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बहुत सारे प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग इसका अरेंजमेंट करते हैं और इस तरह अलग अलग एनर्जी लेवल्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए है। बाद में क्या हुआ, बोर्स मॉडल को ऑब्सोलीट कर दिया गया। बोर्स मॉडल के अपने लिमिटेशंस थे, लेकिन हाँ शुरुआत बोर्स मॉडल से ही हुई और अभी भी बोर्स मॉडल के बहुत सारे बेसिक्स को हम लोग अडॉप्ट करके चलते हैं। बाद में लोगों ने देखा कि नहीं, ये 2 डायमेंशनल ऑर्बिट में तो होता ही नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डुअल नेचर होता है, ये पार्टिकल की तरह और वेव की तरह दोनों की तरह एक्शन करता है और ये क्लाउड की तरह चारों तरफ फैला हुआ रहता है। और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने जाना कि एक समय में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे रूल्स हैं, एफ बाउस प्रिंसिपल, वुड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सारों को हम लोग यूज करते हैं अपने तरह से और अपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे काम का जो चीज है ना, वो बोर्स मॉडल से भी यहाँ आपका काम चल जाएगा। बोर्स मॉडल में जो हमने सोचा कि हाँ ये न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रल बॉडी यानी न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन्स होता है और अलग अलग ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है और डेफिनेटली जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। अब होता क्या है ना कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उससे इलेक्ट्रॉन को डिटैच करना थोड़ा सा आसान होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज का है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज का है, इनके बीच में कूलम्स लॉ की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस बढ़ने के कारण वीक है। क्योंकि आपको पता है कूलम्स लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर वैक्यूम में है तो, और Q1 into Q2 by R स्क्वायर।
यानी हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा फोर्स आपका उतना ही वीक होता चला जाएगा। डिस्टेंस को हम जितना बढ़ाएंगे फोर्स उतना ही वीक होता चला जाएगा। तो होता क्या है कि कंडक्टर्स, शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, पूरा मटेरियल पढ़ाने का टाइम नहीं है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के टॉपिक में सब चीजें आती हैं। तो होता क्या है कि कंडक्टर की ये पहचान होती है कि कंडक्टर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वो इतने लूजली बाउंड रहते हैं। बाउंड मतलब बंधा हुआ, ठीक है, बाउंड मतलब बंधा हुआ, BOUND। तो जाहिर है एक बाइंडिंग फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में। ये बाइंडिंग फोर्स क्या है? तो कूलम्स लॉ का अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो बाइंड करके रखा है जिसने एटम एज ए होल। अब है क्या कि ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है ना, कंडक्टर के केस में उतना लूजली बाउंड रहता है कि थोड़ी सी भी कुछ एनर्जी मिली, यानी इसको बांध के रखने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हमने अप्लाई कर दिया, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पैरेंट एटम को छोड़ के निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये वॉल अगर ब्रिक्स से बना है, सपोज दैट ये वॉल है और ये किससे बना है? तो इस तरह से ब्रिक्स से बना है। ठीक है, ब्रिक से बना हुआ वॉल है। जाहिर है इसको हमने किससे बाइंड किया है? जहां पर बाइंडिंग फोर्स कौन लगा रहा है? तो सीमेंट का स्ट्रक्चर जो हमने लगाया है उसके वजह से बाइंडिंग फोर्स है और वॉल इंटैक्ट है। अगर इस वॉल पे आके हम इस तरह से मारेंगे तो ईंटें निकल नहीं जाएंगी, जाहिर है नहीं निकलेंगी ईंटें अपनी जगह पर रहेंगी। क्यों? तो सपोज दैट यहाँ ब्रिक स्ट्रक्चर है, ब्रिक स्ट्रक्चर पे इस तरह से अगर हम मारते हैं, यानी मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो डेफिनेटली ब्रिक निकलेगा नहीं, यहां से ईंटें निकलेंगी नहीं। क्यों? अगर टेक्निकली अगर इनको समझे हम लोग ना, टेक्निकली हम लोग इनको समझे तो डेफिनेटली यहाँ बाइंडिंग फोर्स जो है या बाइंडिंग एनर्जी जो है, यानी जिस बाइंडिंग फोर्स ने इन ईंटों को बांध रखा है उस बाइंडिंग फोर्स से कम फोर्स हम लगा रहे हैं, इसलिए ईंटें नहीं निकल पा रही हैं। ठीक है, ये बाइंडिंग फोर्स जो सीमेंट का लेयर हमने लगाया था और ये बाइंडिंग फोर्स जिसने ईंटों को एक साथ बांध रखा है, उससे कम हम फोर्स लगा रहे हैं, उससे कम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये ईंटें निकल नहीं रही हैं। लेकिन सपोज दैट अगर बड़ा वाला हम हाइड्रा क्रेन वाला मशीन ले आए जिसके साथ हैमर लगा हुआ हो, बहुत हेवी वाला हैमर, और उससे वॉल पर स्ट्राइक कराएं उस हैमर मशीन से, तो डेफिनेटली हो सकता है वॉल टूट जाए और 2-3 ईंटें उससे निकल जाएं। ठीक है, बड़ा वाला जो जेसीबी मशीन का जो बड़ा वाला हाइड्रा मशीन होता है जिसके आगे हैमर लगा रहता है, या बुलडोजर को हम लोग लेके आए और बुलडोजर से स्ट्राइक कराएं, तो डेफिनेटली 2-4 ईंटें टूट के जरूर निकल जाएंगी। क्यों? अब क्या हुआ? तो अब आपका जो बाइंडिंग फोर्स था ना इन ईंटों को बांध के रखने वाला, उससे हमने ज्यादा फोर्स इस पे लगा दिया। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है Fa और ये हमारा बाइंडिंग फोर्स है। तो अगर जब हमारा अप्लाइड फोर्स बाइंडिंग फोर्स से बड़ा है तो डेफिनेटली ईंटें निकल जाएंगी टूट के, लेकिन जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स बाइंडिंग फोर्स से कम था कोई भी ईंट नहीं निकलेगा। इसको एनर्जी के टर्म में भी हम लोग कह सकते हैं, जब तक बाइंडिंग एनर्जी, जब तक यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी से अप्लाइड एनर्जी कम है, हम लोग जो बाहर से एनर्जी लगा रहे हैं फोर्स लगा के, तब तक ईंटें नहीं निकलेंगी। लेकिन जैसे ही अप्लाइड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी से, ईंटें निकल जाएंगी। इसी तरह यहाँ भी होता है, यहाँ में जो आपका बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इससे कम फोर्स लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डिटैच नहीं होगा। आपकी बाइंडिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, बाइंडिंग आयोनाइजेशन एनर्जी है, इस आयोनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। लेकिन जैसे ही इस आयोनाइजेशन एनर्जी से, इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल से, इस बाइंडिंग फोर्स से ज्यादा फोर्स हम अप्लाई कर देंगे, ज्यादा एनर्जी दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इस बाइंडिंग को तोड़ के निकल जाएगा। तो होता क्या है कि कॉपर स्लैब या कोई भी कंडक्टर के स्लैब को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है रैंडम रीजन से, हीट की वजह से या बहुत सारे रीजन से इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है। दूसरा, कॉपर एटम या कोई भी कंडक्टर एटम इस तरह से डिजाइन होता है कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट से होते हुए बहुत दूर होता है, और दूर होने के कारण, प्रोटॉन से बहुत दूर होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल रहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, कि थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पैरेंट एटम को छोड़ के निकल गया। ठीक है, तो होता क्या है इस स्लैब में, इस कॉपर स्लैब में लगभग सारे एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पैरेंट एटम को छोड़ के निकल चुके हैं और जहां तहां पूरे सरफेस में मूव करते रहते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से निकलेंगे वो सबने अपने पेरेंट एटम को छोड़ दिया है, पेरेंट एटम को छोड़ दिया इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसीलिए उनका नाम हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जब तक वो लोग अपने एटम के साथ बंधे हुए थे, जब तक वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के साथ बाइंडिंग फोर्स से जुड़े हुए थे, तब तक वो एक फिक्स पोजीशन पे थे, एटम में थे। लेकिन जैसे ही अपने पेरेंट एटम को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, उन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे सरफेस में रैंडमली जहां तहां घूमते रहते हैं, जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन में रैंडम मोशन होता रहता है। और ये रैंडम मोशन को इस तरह दिखाने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स गए किसी एटम से टकराए, फिर डायरेक्शन बदला, और ये कोलाइजन्स होता रहता है। और कोलाइजन्स को तीन कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इलास्टिक कोलाइजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, पार्शियली इलास्टिक कोलाइजन और इनइलास्टिक कोलाइजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, कंप्लीट एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, एटम से टकराया तो इसने अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी एटम को ट्रांसफर कर दी। कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक कोलाइजन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब पहले भी बता चुके हैं कि सॉलिड में हम लोग क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं, जहां एक अरेंज पैटर्न पे एटम्स हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, एक अरेंज पैटर्न पे कॉपर एटम्स थे इस तरह से, और ये कैसे थे, तो क्यूब के एजेस पे होते हैं कॉपर एटम्स, अलग अलग सब अरेंज पैटर्न पे हैं स्पेस में, इन्हीं को मिलकर लैटिस बनता है। अब हर एक एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो सब कॉपर आयंस बच गया, ये सब कॉपर आयंस है, ये सब कॉपर आयंस है, ठीक है। अब जो एटम, कॉपर एटम और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद जो आयन है ना, वो अपने लैटिस में यानी एक पोजीशन में फिक्स रहता है। लैटिस कहते हैं जाल को, एक तरह से जाल बन गया, एक तरह से फ्रेम स्ट्रक्चर बन गया। जैसे क्यूब होता है ना, जैसे क्यूब होता है, तो क्यूब के हर एज पे अगर एक कॉपर एटम को रखते हैं, हर कॉर्नर पे एक कॉपर एटम को हम रखते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट क्यूब के हर कॉर्नर पे हम एक कॉपर एटम को रख दें, यहां भी कॉपर एटम को रखते हैं, यहां भी कॉपर एटम को रखते हैं, यहां भी कॉपर एटम को, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्यूबिक लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर में, और इस तरह करके बहुत सारा स्ट्रक्चर रिपीटेड होगा, इस तरह के क्यूब्स बहुत सारे रिपीटेड होंगे, और रिपीटेड क्यूब्स पे इस तरह से फाइनली सब मिलके आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स रिपीटेड होंगे, यानी कहने का मतलब स्पेस में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सारे एटम्स फिक्स हैं, और वो एटम्स अब आयंस बन चुके हैं क्योंकि सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकल गए फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, ये अपने पोजीशन में फिक्स है, एटम्स और आयंस जो है अपने पोजीशन पे फिक्स तो हैं,